बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक, सुबह बखैर। मैं हूँ रुकमा इरफान मलिक और मेरे साथ मौजूद है अब्दुर्रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम और तमाम नाज़रीन, आपको देखने वालों को सलाम हमारी तरफ से। हमारे साथ हमारा दोस्त, हमारा साथी, हमारा मित्र हरमीत मौजूद है इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम हरमीत। जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग सर, कैसे आप? बिल्कुल ठीक ठाक। कितने हो भाजी? छुट्टियां खूब मनाई आपने, आपके ज्यादा छुट्टी मना रहे? मैं ठीक हाँ बिल्कुल सर, बस ये किस्मत की बात है कि 3 छुट्टियां आई और तीनों बड़ी अच्छी गुजरी सर। तो खैर हरमीत, हमारे पास बहुत कुछ है, इसलिए फौरी चलते हैं रन डाउन की तरफ अपने और देखते हैं आज हम क्या क्या करने जा रहे हैं। रोमा जी क्या कर रहे हैं आज? टॉप स्टोरीज में सबसे पहले पब्लिक का डेली डोज, उसके बाद ऑपोजिशन ने महंगाई के खिलाफ एहतजाज का इंदिया दे दिया है। ये एहतजाज हुकूमत के लिए किस कदर खतरनाक साबित हो सकता है, खतरनाक होगा भी या नहीं, हुकूमत को टफ टाइम किस तरह से दिया जा सकता है, इस पर हमने डिस्कशन करनी है। फिर पाक नेवी ने भारतीय आबदोज की पाकिस्तान में दाखिले की कोशिश नाकाम बना दी है, इस पर भी आज हम डिस्कशन करेंगे। फिर एक रिसर्च सामने आई है जो कि ये बात कह रही है कि मुसलसल गले की खराश जो है वो कैंसर की एक अलामत हो सकती है। सो इस पर हमने एक स्पेशलिस्ट को इनवाइट किया है और इस पर उनसे उनकी ओपिनियन जानेंगे कि क्या ऐसा वाकई होता है या इसके अलावा और क्या क्या सिम्टम्स होते हैं जब कैंसर स्टार्ट हो रहा और उसको अर्ली डिटेक्शन किस तरह से की जा सकती है। फिर एक मूवी का ट्रेलर आपको दिखाएंगे और ख़वातीन घर बैठे किस तरह से पैसे कमा सकती है। आजकल पैसे कमाना मर्द और औरत दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। पैसा जो है वो इस दौर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो ख़वातीन को कमाना है। बहुत सी ख़वातीन ऐसी होती हैं जो घर से बाहर नहीं निकल सकती। सो घर में रहते हुए उनके लिए बेस्ट ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं, ये भी आज हमें डिस्कवर करनी है। महंगाई जो है उसने इतनी बुरी तरह मुतासिर किया है कि हम लोग भी मुतासिर हुए हुए आपस में। हम जब बात करते हैं तो मतलब ये है कि उसके लिए वाकई जैसे आप कह रही हो कि ख़वातीन के लिए पैसे कमाना, मैं तो कह रहा हूँ बच्चों के लिए भी पैसे कमाना बड़ा ज़रूरी हो गया। पूरा और घर पर बैठ के पैसे कमाने, क्योंकि पेट्रोल तो बहुत महंगा हो गया, 138 रुपीज़ पर लीटर हो गया और इम्कानात यही है कि और महंगा हो जाएगा, डॉलर के रेट तक तो जाएगा ही जाएगा। अल्लाह ना करे ऐसे जाए, बट हमें तो अपनी वही चीज़ें अपनी प्रेपरेशन जो है वो हर तरह से तैयार रखनी है। सो इस पर देखते हैं कि भाई ख़वातीन के लिए क्या क्या चलते हैं हम अपने रन डाउन की तरफ में ख्याल में। बिल्कुल। हाँ। गुज़िश्ता रोज़ 12 रबीउल अव्वल के मौके पर जो फ़िज़ा थी वो मुअत्तर थी और हर तरफ दुरूद सलाम की सदाएं गूंज रही थी। महफिल नात का इनेकाद किया गया, बहुत सी महफिलें मैंने भी अटेंड की, आपने भी की होंगी, लोगों ने भी की होंगी। लेकिन कल के दिन एक खूबसूरत वीडियो जो है वो हम तक पहुंची और सोशल मीडिया पर भी हम देखते रहे कि रबीउल अव्वल के मौके पर जो आसमान पर चांद कल निकला तो उसके इर्द गिर्द जो था वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा देखा जा सकता। सा बना हुआ था जिसको मतलब हम दिखाएं, लोगों ने बहुत ज़्यादा कहा। तो ये इस तरह की चीज़ें बहुत अनहोनी होती हैं, लेकिन ऐसे अजूबे हों तो लोग जो हैं उनका ईमान और पुख्ता हो जाता है। तो मेरे ख्याल में देखने के काबिल होगी वो, अगर हम देख सकें हम भी किसी वक्त में, तो देखी जाएगी वो उसको। लेकिन यह है कि बिल्कुल, और इस टाइम आप विजुअल्स में भी देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत ये वीडियो है। और कल जब हमें लाइक पर्सनली ये जब रिसीव हुई तो हमने सोचा कि हम अपने व्यूअर्स के साथ भी आज शो में शेयर करें, तो इस वक्त हम आपके साथ ये वीडियो जो है वो शेयर कर रहे हैं। एनीवेज, डेली डोज की अगली स्टोरी की तरफ आएंगे। और हर इंसान ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करना चाहता है, बट कभी कभी बहुत ज़्यादा हर्डल्स भी किसी एक बंदे के सामने आ जाते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हिम्मत नहीं हारते और कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और बाज़ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए हालात भी इतने मुवाफ़िक नहीं होते, बट स्टिल वो अपनी एफर्ट्स को जारी रखते हैं। वो किसी से भीख मांगना या किसी के आगे हाथ फैलाना पसंद नहीं करते। तो इस्लामाबाद के एक जिंदा मुजस्मे से भी हम आपको मिलवाएंगे जिन्होंने ये ठानी कि वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे और अपनी मेहनत खुद करेंगे, और इस तरीके से वो अर्न कर रहे हैं और अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं। कमाल है ना, कमाल है। हरमीत से पूछते हैं ना, हरमीत आप इस्लामाबाद में हो, हरमीत के शहर की स्टोरी है, जो हरमीत बताए हमें, हम क्यों बताएं भाई। जी हरमीत। अच्छा मैं देखिए, ये बड़ा मुश्किल होता है कि हमीद को हम कुछ टेक्निकल वजूहात पे हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। हम बात कर रहे थे एक ऐसे शख्स की जिसने ख़ुद को एक ज़िंदा मुजस्मे के रूप में धारा हुआ है और वो इस तरह से अपनी अर्निंग जो है वो कर रहे हैं। सो अच्छी बात है, किसी के आगे आप हाथ ना फैलाएं और अपनी मेहनत, अपनी एफर्ट्स जो हैं वो जारी रखें और इस तरीके से आप कमाएं। सो अच्छी चीज़ है। लोग बहुत मुख्तलिफ
तरह से अपना पेट पालने के लिए। हमने पहले भी बात की महंगाई की, तो महंगाई इतनी ज़्यादा है और बेरोज़गारी उसके साथ बढ़ी हुई है कि अब आपको जिद्दतें तलाश करनी पड़ेंगी अपने आप को सरवाइव करने के लिए। कल भी, आज ख़ास तौर पे कल जो जिस तरह से ऑपोजिशन के बयानात आ रहे थे और आज से हमें मालूम है कि वो एहतजाजी सियासत शुरू हो रही है, इसका रुख क्या होगा इसके बारे में तो हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। लेकिन आम आवाम बहुत पिसे में है और पिसे में होने के नतीजे में अब चूँकि अपॉर्चुनिटीज भी जॉब की कम है, आपको रिवायती तरीके से अगर आपने अपनी तालीम भी हासिल की है तो उससे भी आपकी जॉब सिक्योर्ड नहीं है। अब तो बल्कि बहुत सी बातें ऐसी आ रही हैं जिसमें कहा जाता है कि रोबोट्स आपकी जगह लेने वाले हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो इस तरह की हो गई है कि अब बहुत सी जगहों पे रोबोटिक या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए कंप्यूटर जो है वो आपकी जगह ले लेगा। आप अगर एक असिस्टेंट लॉयर हैं तो आप समझें कि अब आपको अपने अंदर एक जिद्दत पैदा करनी है अपनी जॉब बरकरार रखने के लिए, क्योंकि अदरवाइज ये होगा कि एक क्लिक के ज़रिए वो तमाम इन्फॉर्मेशन जो आप पहुंचाते हैं अपने बॉस तक वो पहुंच जाएगी। तो इस तरह बहुत सी चीज़ें हैं। तो मकसद यही है इसको स्टोरी को बताने का हमारा कि आप अपने जो भी काम करते हैं उसके अंदर जिद्दत पैदा करें। अगर जिद्दत पैदा नहीं करेंगे तो फिर आप समझे कि पीछे रह जाएंगे। बिल्कुल। और इसी के साथ ही अभी हम अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ आते हैं और हम अक्सर देखते हैं कि कभी किसी भी शख्स को जब उनके ऑर्गन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाते हैं तो ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। पाकिस्तान में तो ये वाली टर्म बहुत ज़्यादा कॉमन है किडनी ट्रांसप्लांट के हवाले से, लेकिन बाहर के ममालिक में और भी बहुत किस्म के जो ट्रांसप्लांट्स हैं डिफरेंट ऑर्गन्स के वो किए जाते हैं, लंग्स का ट्रांसप्लांट। लेकिन होता ये है कि जब इनकी ट्रांसप्लांट किया जाना होता है किसी भी ऑर्गन का तो उसको एक जगह से दूसरी जगह अक्सर मुंतकिल करते हुए इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है कि जब ऑर्गन किसी दूसरे अस्पताल या किसी दूसरी जगह पहुंचता है तब तक वो ट्रांसप्लांट के पैबंदकारी के काबिल नहीं रहता। सो बहुत अरसे से जो मेडिकल स्पेशलिस्ट थे, साइंटिस्ट थे, रिसर्चर्स थे, वो इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे थे कि किस तरह से ड्रोन्स को यूटिलाइज करते हुए आप ऑर्गन्स को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करें, एक अच्छे टाइम में ये एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाएं और अच्छे तरीके से इनकी पैबंदकारी भी हो जाए। सो कनाडा में पैबंदकारी के लिए इंसानी फेफड़ों को पहली बार ड्रोन्स के जरिए एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल मुंतकिल किया गया है और ये जो ड्रोन है 6 मिनट्स के दौरान ये में 1.5 किलोमीटर का फासला तय कर सकते हैं। 63 इयर्स के एक शख्स हैं जिनमें ये ट्रांसप्लांट लंग्स का किया गया है, वो सक्सेसफुल रहा है और अभी भी मजीद इस टेक्नोलॉजी पर काफ़ी काम हो रहा है कि इसको इस प्रोसीजर को बेसिकली आसान बनाया जा सके और जो ऑर्गन्स हैं वो ख़राब ना हो सके। एक सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ भी जैसे ट्रैफिक का हाल है तो आप हवा का सफ़र देखो कम होता है। एक हॉस्पिटल टू दूसरे हॉस्पिटल पे जाने के लिए आप कम वक्त में अपना फासला तय कर सकते हैं अगर ड्रोन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाए। अब आगे बढ़ के डेवलप्ड कंट्रीज़ में कम से कम ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होने वाली है बहुत सी जगहों पे। हम पहले भी बात कर रहे थे रोबोटिक और ईयरवे वगैरह वगैरह, दुनिया बदल रही है बड़ी तेज़ी से। तो इस टेक्नोलॉजी के जो फ़वायद हैं वो हासिल करने चाहिए हमें भी। और जैसे बात की है रोमा ने कि फेफड़ों का एक ट्रांसप्लांट था वो 1.6 बनाया गया है और 1.5 किलोमीटर 6 मिनट्स के दौरान में 1.5 किलोमीटर का सफ़र इस ड्रोन ने तय किया। तो ये अच्छी चीज़ है और इस तरह मेरे ख्याल में मेडिकल की इस तरह की चीज़ों में भी बहुत सा काम होने की ज़रूरत है, हो भी रहा है। अभी पाकिस्तान में उस तरह से टेक्नोलॉजी अपग्रेड नहीं हो रही बट ऑल ओवर द वर्ल्ड काम हो रहा है, तो इंशाल्लाह इसके असरात हम पाकिस्तान में भी देखेंगे। बट इससे रेलिवेंट इसी से रेलिवेंट तो नहीं बट एक तरफ जहां हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में जिद्दत आती चली जा रही है, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस और इस तरह की बहुत सी चीज़ें हम देखते हैं, लेकिन साथ ही साथ इनके जो यूज़र्स हैं उनमें भी इजाफा होता चला जा रहा है। लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है कि आजकल जो सुसाइड का रुझान है इसकी रेशियो वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। हम अभी तो जापान की बात करेंगे, वहाँ के फिगर्स कुछ आपके साथ शेयर करेंगे, बट ये जो ट्रेंड है ये ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है और जो यंगस्टर्स हैं, जो हमारे नौजवान हैं, वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं। हालांकि अब देखें रऊसा फैसिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी है, हर चीज़ के लिए मतलब आप इजीली एक्सेस में हैं, आपकी
हर चीज़, बट स्टिल ये जो फ्रस्ट्रेशन है वो किसी भी तरह से ख़त्म नहीं हो रही। जापान के कुछ फिगर्स हैं और वो इतने खौफनाक हैं कि जापान में गुज़श्ता 40 बरस के दौरान बच्चों की खुदकुशियों में रिकॉर्ड इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है। और सबसे ज़्यादा जो खुदकुशियाँ हैं वो सबसे ज़्यादा रिपोर्ट भी जापान के जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, यहाँ पर होती है। और बेसिकली यहाँ पर इसकी रीज़न्स ये फाइंड आउट की गई हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का शिकार होते हैं, बहुत ज़्यादा मायूसी का शिकार होते हैं, जिसके बायस एक स्टेज ऐसी आती है कि वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। लेकिन जब से कोविड आया तो कोविड ने हर तबके को ही, हर इंडिविजुअल को ही बहुत ज़्यादा मुतासर किया। तो जापान में जो बच्चे स्कूल नहीं गए, प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स के, उन बच्चों ने बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार होकर खुदकुशी की है, जो बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। जी, जापान मेरा जाना हुआ है, मैं 10 दिन के लिए गया था एक दफ़ा एक वर्कशॉप के, वर्ल्ड टेलीविज़न वर्कशॉप के लिए। तो वहाँ पे मैं रहा, टोक्यो में रहा, और मैं टोक्यो के उस इलाके में रहा जो बहुत ज़्यादा कमर्शियल इलाका था। तो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग भी यही थी वहाँ पे लोगों के फ्लैट देखे, एक तो इतने छोटे छोटे घर हैं कि आप यकीन करो कि अंदाज़ा नहीं होता कि लोग सांस कैसे लेते होंगे। जापान में ज़मीन कम है, अच्छा उसके बाद टेक्नोलॉजी ज़रूरत से ज़्यादा है। आपके कमरे में, आपके इवन वॉशरूम में, आपके किचन में, हर चीज़ इतनी ज़्यादा मैकेनिकल हो गई हुई है, और सोने का टाइम बहुत ज़्यादा मिलता है। ये आप कितने अर्से पहले आपका विजिट हुआ था? ये कुछ 10 बरस पहले की अब आप देखें 10 बरस पहले वहाँ पर इतनी टेक्नोलॉजी, जो 10 बरस में क्या मतलब जिद्दत। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हाराकीरी उसको बोलते हैं, खुदकुशी करने को। हाराकीरी ये बहुत ज़्यादा रिवायत का हिस्सा है जापान की, और उनकी रिवायत में ये है कि अगर आपको किसी वजह से शिकस्त हो या आप किसी वजह से नदामत का एहसास आपको हो तो आप खुदकुशी कर लें। और वो खुदकुशी करना हमारे यहाँ तो ये ना कि मज़हब में हराम है, उनके यहाँ मज़हब में हराम नहीं है, बल्कि मज़हब तो है ही कोई नहीं वहाँ पे। मैं तो लोगों को पूछता था कि तुम्हारा मज़हब क्या है, तो वो बड़े हैरान होकर कहते थे मज़हब वो क्या चीज़ होती है। तो वो एतकादात उनके, कह लें आप, जो भी एतकादात के मुताबिक उनके ये है कि वो ऊपर बेहतर सहूलियात उसको मिलेगी जब वो इस दुनिया से जाएगा। तो इस बुनियाद के ऊपर खुदकुशी बहुत ज़्यादा है। और दूसरी जंग अज़ीम के बाद जिस वक्त जापान को शिकस्त हुई थी, उस वक्त भी हमें मालूम है कि शर्मिंदगी से बचने के लिए बेशुमार फ़ौजियों ने खुदकुशी करनी थी। तो ये जो हम बात कर रहे हैं कि मैकेनाइजेशन, ओवर मैकेनाइजेशन, टेक्नोलॉजी ज़रूरत से ज़्यादा, और उसके नतीजे में असरात अगर आप अपनी तहजीब में तब्दीली नहीं लेके आ रहे। इसी पे अल्लामा इकबाल ने शायद कहा था ना कि तेरे बदन में अगर सोदे ला इलाहा नहीं, इसी सुरूर में पोशीदा मौत भी है तेरी। अच्छा, वाह। तेरे बदन में अगर सोदे ला इलाहा नहीं, ये जो टेक्नोलॉजी है, दिन ब दिन तरक्की है, साइंस है, अगर इसके मतलब नतीजे में तुम अपने साथ अपने अंदर तब्दीलियाँ नहीं लेके आ रहे, तो वो तो सोदे ला इलाहा कह रहे हैं, तो फिर समझो कि मौत है इसमें तुम्हारी। बिल्कुल। और ये वाकई ये मैंने खुद भी मतलब अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब आप टेलीफोन, एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं, किसी भी किस्म के इस तरह से टेक्नोलॉजी के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। हम तो आजकल सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसकी एक एडिक्शन भी है, लेकिन इसकी दूसरी तरफ फिर बंदा एक टाइम आता है बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाता है, आंखों में दर्द, सर में दर्द, तो एक अजीब सी बेचैनी, एंजाइटी आप अपने अंदर फील कर रहे होते हैं। जहाँ एक तरफ टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी है, वहीं इसके बहुत से नुकसान भी हैं। सो मेरे ख्याल में एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, तो हर चीज को इतदाल में रहते हुए अगर आप यूज मुनीर नियाज़ी के शेर को अगर मैं तब्दील कर दूं थोड़ा सा, तो वो ये है कि वक्त तो अगे लंघ जाने की सजा, बंदा कला रह जाता है। वक्त से आगे निकल जाने की सजा भी ये है कि आदमी तन्हाई का शिकार हो जाता है। तन्हाई के शिकार होने के नतीजे में आपके यहाँ खुदकुशी का रुझान और ज्यादा होगा। बिल्कुल। अगली स्टोरी की तरफ आते हैं। बहुत ज्यादा मुश्किल सी बातें कर ली हैं, डाउन कर देने वाली बातें कर ली हैं। एक मजे की स्टोरी आपके साथ डिस्कस करते हैं। भारत में तूफानी बारिशों का सिलसिला जारी था, अभी भी जारी है। इस दौरान एक जोड़े को शादी करनी थी, उन्होंने सोचा कैसे शादी की जाए। सो केरला का ये वाकया है, और इस वक्त आप विजुअल्स भी पब्लिक न्यूज़ की टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस जोड़े को, इस कपल को पहुंचना था मंदिर में। सो इन्होंने एक देगचे का इस्तेमाल किया और उसके अंदर ये बैठे, और देगचे को इन्होंने कश्ती के तौर पर यूज़ किया और ये अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचे जहां पर इनकी शादी होनी थी। जो वीडियो आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल है, लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद भी कर रहे हैं। और ये देखिए कितना मुनफरिद सा अंदाज है। हम देखते हैं लिमोजीन पर बारात आ रही है या ले जाई जा रही है, हेलीकॉप्टर पे आ रहे हैं, चार्टर्ड तैयारे यूज़ हो रहे हैं, बट देखें कुछ भी ना यूज़ करें, कोई इतने पैसे भी ना खर्च करें, देगचे में बैठे उसको बोट के तौर पर इस्तेमाल करें और आपकी वाह 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 भी हो जाए। वाह। वो ये है ना कि वो जो चिट्टी कोड़ी ते काठी तले दार नहीं सही हो,
अच्छा, मेरा माहीनल हो गया, प्यार नहीं सही हो, वो मतलब जब गाती हैं शादी के ऊपर तो वो क्या कहेगी, चिट्टी घोड़ी नहीं काला देखचा, काला देखचा, ये काटी तो नहीं दोनों है, पूरे भी आ गए हैं। सी इतना बड़ा देश का है। हाँ, मंदिर का है ना, मतलब वो। अच्छा, जब मैं स्टोरी पढ़ रही थी ना तो मैंने देख पढ़ रही थी उसको, देखचा नहीं था, देग लिखा। मैंने कहा देग में हमारे यहाँ देगी और तरह की होती है, कैसे उसके होंगे? हमने देख लिया, ये बहुत बड़ा है। तो मतलब ये है कि इसके मुताबिक गाना भी तब्दील हो जाएगा। खैर, केरला की एक बात मैं बताऊं तुम्हें कि केरला में लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा है। Have you been there? I haven't been there, लेकिन मैं केरला के बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, मेरे दोस्त भी बने हुए थे कई। केरला बिल्कुल मुख्तलिफ तरह की स्टेट है। एक तो वहाँ 100% लिटरेसी है और ये एक बहुत कमाल की बात है। बहुत साल पहले ज्योति बासु और इस तरह के लोग जो थे, जिन्होंने एक कैंपेन चलाई थी बंगाल में और इसी तरह से केरला वगैरह के इलाके में कि लोगों को एजुकेट किया जाए, गांव-गांव जाके बड़े लोगों को भी पढ़ाया गया। तो छोटा हो बड़ा हो 100% लिटरेसी है। बहुत कमाल की बात। बिल्कुल ठीक हो गया। और अगली स्टोरी डेली डोज की काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि अगर आपके दिमाग में मुख्तलिफ किस्म के आइडियाज़ आएँ तो उसको किसी ना किसी चीज़ में ढाल लेना ऑब्वियसली आपकी क्रिएटिविटी, आपके टैलेंट को शो करता है। और जब से ये टिकटॉक और स्नैक वीडियो, लाइकी, ये मुख्तलिफ ऐप्स आई हैं तो देख रहे हैं कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनका टैलेंट उभर कर बाहर निकल रहा है और हर वीडियो में हम कोई एक डिफरेंट सा आइडिया देखते हैं। सो अभी एक वीडियो आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जिसको बहुत से लोग पसंद भी कर रहे हैं और कितने लाख सारे सीन हैं जो अब तक इसको देख चुके हैं, पसंद भी कर चुके हैं। एक नौजवान है और इसने पैसे उगाने का ये अनोखा तरीका दरियाफ्त किया है। और क्या कहेंगे इसको, मतलब आप देखें कि सब्जियों के अंदर से कॉइन्स निकल रहे हैं। मतलब कहते हैं ना पैसा दरख्त पे नहीं लगता, बट पैसा दरख्त पे लगना शुरू हो गया, सिक्के तो उगना शुरू हो गए हैं। अब देखें हमारे लोग, वाह, कुछ ना कुछ एडिट जरूर है ऑब्वियसली इसमें, बट मजे की चीज है ना किस तरह से। काश असल में ऐसा हो कि बड़ी पॉपुलर हो रही है ना, हाँ, वायरल हो रही है। कोई भी ऐसे किसी भी, क्या कहेंगे वो, क्या जमीन के अंदर से जो सब्जी निकालेंगे उसको क्या कहेंगे, हाँ। उसको निकाले ना तो उसके अंदर जो रूट्स हैं उसके साथ पैसा लगाओ, तो मजे की चीज है। देखें, ठीक है, आगे चले जी। हाँ, बस अभी हमने बहुत सी स्टोरीज, मेरे ख्याल में एक कर लेते हैं, ये बहुत जरूरी है। एक हिंदू ग्रुप ने अवामी जगह पर हिंदुस्तान में नमाज अदा करने इकट्ठे मुसलमानों की जो है उसके पर एतराज़ किया, जो एक और तरह से हमें फिर बताता है कि शिद्दत पसंदी कितनी ज़्यादा है कि मुसलमानों के इज्तिमाई नमाज के ऊपर भी उनको पाबंदी लगाने की ज़रूरत पेश आ रही है और वो इसके ऊपर बड़ी आवाज़ उठा रहे हैं। तो ये हम कंडेम करते हैं इसको, और इसके ऊपर बजरंग दल और भारत माता वाहिनी के अरकान जो हैं वो भी एतराज़ कर रहे हैं कि ये इस तरह से नहीं होना चाहिए मुसलमानों के साथ। लेकिन यह है कि बहुत लोग हैं जो एतराज़ कर रहे हैं और हिंदुस्तान बिल्कुल एक बनता चला जा रहा है, एक ऐसी स्टेट जहाँ पे किसी मज़हब को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ये हम, जैसे मैंने पहले कहा, हम कंडेम करते हैं हिंदुस्तान को, कम से कम मजहबी भी छोटा तबका नहीं है, 18-20 करोड़ मुसलमान हैं जिनकी ये बात है। बिल्कुल ठीक, और वाकई ये बात इंतहाई काबिल मज़म्मत आपके साथ शेयर करनी। व्यूअर्स, पब्लिक का डेली डोज बस इतना ही। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ मजीद मौज़ूआत पर आपके साथ डिस्कशन करनी है। आपसे मुलाकात होगी एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। व्यूअर्स, इस बात में तो कोई शक है ही नहीं कि पाकिस्तान की बड़ी बहरी और फ़ज़ाई अफवाज जो है वो दुश्मन की हर साजिश, हर कोशिश को नाकाम बनाने की सलाहियत रखती है। और हमारा हमसाया मुल्क भारत अगर जिक्र किया जाए तो हमेशा भारत की जानिब से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई ना कोई प्रोपेगेंडा, कोई ना कोई साजिश की जाती है, लेकिन हमेशा इस साजिश को नाकाम बना दिया जाता है। भारत ने पहले फ़ज़ाई हमला किया जब भारतीय पायलट अभिनंदन को गिरफ्तार किया गया और भारत को पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा हजीमत का सामना भी करना पड़ा। अब भारत को फ़ज़ाई शिकस्त के बाद अब समुद्री महाज पर भी शिकस्त का सामना करना पड़ा है और पाक बहरिया ने एक मरतबा फिर भारतीय आबदोज़ की पाकिस्तान में दाखिले की कोशिश नाकाम बना दी। पाक बहरिया ने मुसलसल मॉनिटरिंग की और पेशावराना
सलाहियत को बरूए कार लाते हुए 16 अक्टूबर को एक मरतबा फिर भारतीय आबदोज का सुराग लगाया और इसे पाकिस्तानी की जो समंदरी हुदूद थी उसमें दाखिल होने की भारतीय आबदोज की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। इस हवाले से कुछ विजुअल्स भी होंगे जो आप पब्लिक न्यूज़ की टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे होंगे। अभी हमारे साथ मेरीटाइम एक्सपर्ट दिफाई तजियाकार कोमोडोर रिटायर्ड सैयद उबैदुल्ला साहब हमें शो में ज्वाइन करें। सर थैंक यू सो मच, वेलकम टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। सर, भारत को समंदरी महाज पर भी हजीमत का शिकस्त का सामना करना पड़ा है, क्या कहेंगे सर आप इस हवाले से? आपका इंट्रो बहुत उम्दा था, मैं उसी इंट्रो को लेके पहले आगे चलता हूं और फिर सबमरीन पे आ जाऊंगा। जी आपको मैं आपने इंडिया की जो एक एटीट्यूड है उसका जिक्र किया। ये तमाम चीजें इंडिया की जो हैं एक पैटर्न से चलती हैं। सबसे पहले वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते हैं, जैसा कि फॉर एग्जांपल उन्होंने पुलवामा में किया। फिर उसके बाद लाइन ऑफ कंट्रोल पे वहां उसकी वायलेशन करते हैं और फिर सो कॉल्ड सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं एंड फाइनली दे कम अप विद दिस सबमरीन और उनकी सबमरीन हमारे पानी की तरफ और हमारे मुल्क की तरफ बढ़ती नजर आती है। मगर जब जब ये देखने वाली बात है कि जब जब सबमरीन पकड़ी गई तो साथ में उन्होंने हमें एक तोहफा भी दिया। जब 2016 में सबमरीन पकड़ी गई तो उन्होंने कमांडर यादेव, गुलबशन यादेव का तोहफा हमें दे दिया, पकड़ के हमें बंद कर दिया। जब दोबारा 2019 में सबमरीन आई तो उन्होंने विंग कमांडर अभिनंदन को हमारे हवाले कर दिया। अब देखना यह है कि तीसरी दफा 2021 में सबमरीन पकड़ी है, अब तोहफा आने में थोड़ी देर हो गई है, इस साल के 2 महीने बाकी है, तो उम्मीद है कि कोई और अच्छी चीज हम पकड़ लेंगे। तो ये तो वो बात थी जो हिस्ट्री का हिस्सा हो गई। अब आइए कि उन्होंने सबमरीन से क्या किया, क्या करना चाहते हैं और क्या हो क्या रहा है। जैसा कि आपको और आपके व्यूअर्स को मालूम है कि भाई उन्होंने 3 दफा सबमरीन ने हमारे पानियों में दाखिल होने की नाकाम कोशिश की, 2016 में, 2019 में और 2021 में। और तीनों दफा हमारी पाकिस्तान नेवी ज़माने अमन में दिन और रात 24/7 विजिलेंट थी। इस सबमरीन को तीनों दफा डिटेक्ट किया, रोका और नाक से पकड़ के वापसी अपने मुल्क की तरफ रवाना कर दिया। जो चाहते हम कर सकते थे, मगर आपको पता है हम चीजों को एस्केलेट ना करना नहीं चाहते। ना हमने कभी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, ना हमने सो कॉल्ड सर्जिकल स्ट्राइक की, लेकिन जो यहाँ आया तो फिर उसको हमने चाय खूब पिलाई। बिल्कुल ठीक है, चाय जरूर पिलाई, चाय जरूर पिलाई। आइए कि ये चाहते क्या थे। हाँ, ये सवाल बहुत अहम है। जी सर। जी, आपके व्यूअर मुझसे वैसे भी पूछते हैं और अभी भी चाहेंगे। बात यह है कि दुश्मन ज़माने अमन में चाहता है कि वो आके इंटेलिजेंस करे, इलेक्ट्रॉनिक जो है ना इंटेलिजेंस करे, मूवमेंट देखे। हमारी जो एक्सरसाइजेज अभी हुई हैं सऊदी अरब के साथ, उसके बाद ओमान के साथ, इस तरह ये एक्सरसाइजेज जर्मन नेवी के साथ, वो आके इनको मॉनिटर करना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलिंग लेना चाहते हैं। और हर सबमरीन इस बात के लिए कैपेबल है कि वो अपने अंदर से कमांडोज को हमारे शोर पे उतार के तखरीबकारी कर सके। तो हमने तीनों दफा इनको अपने जगह, अपने वाटर्स में, अपने टेरिटोरियल वाटर में आने से रोका और वापस भेज दिया। किसी भी सबमरीन पे अब ये भी बात ये है कि भाई लोग कहते हैं भाई कौन सी बड़ी बात हो गई है, सबमरीन को देख लिया, पकड़ लिया और उसको वापस भेज दिया। पूरी दुनिया में जो लोग सबमरीन चलाते हैं या जो लोग इस प्रोफेशन से हैं, जिससे मैं हूं या मैं था, उनको पता है कि सबमरीन दुश्मन की अगर आपने डिटेक्ट कर ली, ये समझ लिए उसके लिए ये मौत है, वो वापस नहीं जा सकती। तो ये बुनियादी बेसिक चीजें सिखाई जाती हैं सबमरीन वॉरफेयर में कि देखो जब तुम दुश्मन की तरफ बढ़ रहे हो, कभी भी सतह समंदर पे नहीं आना। सबमरीन का काम है पानी के अंदर रह के दुश्मन को सरप्राइज देना, वहां रह के काम करना। और ये तीनों दफा ऐसे आ रहे हैं जैसे कोई खाला जी का घर है यहाँ। और हमारी
जो अफवाज हैं, बहरी अफवाज, वो चौकस थी, उन्होंने इनको पकड़ लिया। अरे मैं तो ये कहूंगा, जब ये बुनियादी बेसिक ट्रेनिंग ठीक नहीं है और उनको ये काम अभी ठीक से नहीं आता, तो उनकी सबमरीनों पर लाल सर अगर हम भारतीय पायलट्स देखें तो मुझे लगता है जो होगा लर्निंग, स्टिल लर्निंग, ये लगवा दीजिए। ठीक है, ये मैं ख्याल में हरमीत से लेते हैं सवाल। जी हरमीत। जी 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 सर, जिस तरह ये मुख्तलिफ खिलाफ वर्जी जो हदूद की जा रही है, अब समुद्री हदूद के हवाले से भी आपके जिस तरह जिक्र किया, बड़ा मुश्किल होता है समंदर में चाय पिलाना, वरना वो भी हम पिला देते। लेकिन सर जो हम देख रहे हैं वहां पे जो मामला चल रहे हैं अक़लियतों के हवाले से, अगर हम देखें जिस तरह उत्तर प्रदेश के। जी जी हरमीत की आवाज़ नहीं आ रही। हरमीत का सवाल जो है वो हम थोड़ी देर बाद शामिल करते हैं, लेकिन आप ये फरमाइए कि जैसे आपने ये कहा कि सबमरीन का आना और इस तरीके से आना कि सतह आपके ऊपर वो नज़र आ रही हो, ये सरासर नालायकी की बात है। अगर ये गहरे पानी में आ रही होती तो क्या हम फिर भी डिटेक्ट कर पाते और फिर उस सूरत में हमें पता चल जाता कि इनके अज़ाइम क्या हैं? ये मुश्किल काम है। सबमरीन को समंदर में ढूंढना ऐसे ही है जैसे सुई को समंदर में ढूंढना, लेकिन यही तो हमारा काम है। इसी काम के लिए तो हम हाजिर हैं। और आपको ये बता दूं कि इस पूरे खित्ते में इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, इस पूरे खित्ते में सबसे पुराने सबमरीन चलाने वाले पाकिस्तान नेवी है। उसकी कैपेबिलिटी और उसकी ट्रेनिंग इतनी उम्दा है। एक छोटी सी बात आपको बता दूं जी, पाकिस्तान नेवी इज द ओनली फोर्स कि जिसकी सबमरीन ने 75 साल पहले इंडिया के उस जहाज को डुबोया था जी जी, कि जिसका काम सबमरीन को मारने का था। ठीक है। और 75 साल से ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना हुआ है आज तक, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के से लेके आज तक अगर किसी सबमरीन ने दुश्मन के पानी के वॉरशिप को डुबोया है तो वो हमारी सबमरीन थी जिसका नाम है हंगोर। ठीक है। तो हमारे तो ये वाला काम बड़ा अच्छा आता है, जिसको नहीं आता वो मैदान में जरा ट्रेनिंग लेकर आए। सही, ठीक है सर। हरमीत का सवाल ले लेते हैं, अगर आप तक आवाज ना ठीक पहुंच पाई तो फिर सवाल मैं रिपीट कर दूंगी। जी हरमीत। श्योर, प्लीज। अच्छा सर, जिस तरह हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हुदूद की खिलाफ वर्जी भी की जा रही है, तो हमने देखा कि चाइना के बॉर्डर पर जहाँ पे लद्दाख के मामला भी हमने देखे, वहाँ पे मार खानी पड़ी मोदी सरकार को। अब जो अंदरूनी मामला हैं हिंदुस्तान के, वहाँ पे अगर हम देखें उत्तर प्रदेश के एक मिनिस्टर जो है वो सिखों पे की रैली पे गाड़ी चढ़ा देते हैं, वहाँ पे मुसलमानों को जिस तरह तशद्दुद का निशाना, कल एक और वीडियो जो है वो सामने आ चुकी है। किस तरफ जा रहा है हिंदुस्तान? मोदी किस तरफ लेके जा रहा है? अब जो वहाँ पे अगर हम देखें तो कुछ लोग जो है हिंदुस्तान के वो भी बटे नजर आते हैं, वो भी मोदी के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। तो सारी चीजों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, हिंदुस्तान एंटी पाकिस्तान और एंटी मुसलमान का स्लोगन लेके बीजेपी की गवर्नमेंट अपने एक्सट्रीमिस्ट लोगों के साथ मिलके ये काम आज से नहीं कर रही है। ये इनका स्लोगन 2014 से शुरू है, एंटी पाकिस्तान, एंटी मुसलमान। अब एंटी पाकिस्तान तो चले, दो मुल्कों के दरमियान ये हो गया मामला। अब एंटी मुसलमान का जो इन्होंने, बीजेपी ने अपनी आरएसएस से मिलके जो स्लोगन दिया और जिस बुरे तरीके से इन लोगों ने पूरे इंडिया में मुसलमानों को खासतौर से आसाम और कश्मीर में मारा, उसको क्या हुआ है, वो बड़ा स्प्रेड हो गया है। इट इज ओनली यस्टरडे दैट मोदी ने बांग्लादेश से दरखास्त की है कि आपके मुल्क में एंटी हिंदू राइट शुरू हो गए हैं, उनके घर जला रहे हैं। क्योंकि बात ये, एक मुल्क में अगर मुसलमान माइनॉरिटी में है तो बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटी में, और कल वहां पर बहुत सारे लोगों को, हिंदुओं को मार दिया है। लेकिन उसकी कॉज और उसका रीजन वो है कि इन्होंने ये काम शुरू किया आसाम में, कश्मीर में, और जहां जहां अपने इवन सेंट्रल इंडिया में, यूपी में इन लोगों ने ये काम शुरू किया। और जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, उन्होंने कोई शक शुबा नहीं रखा, उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने, कि हम पाकिस्तान के नाउजुबिल्ला 4 हिस्से करना चाहते हैं, हम सुन्नी शिया को लड़ना
दिखाना चाहते हैं, इसी में हमारी कामयाबी है। अगर कौन सी कामयाबी, अब वो अफगानिस्तान। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। व्यूअर्स, महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत, ये गुज़श्ता हुकूमतें भी जो गुजरी हैं उनके अदवार में भी ये तमाम तर मसाइल जो थे वो पाकिस्तान में देखने में आते थे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में ये मसाइल और महंगाई जो है वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुकी है और लोग बहुत ज़्यादा नाला हैं हुकूमत से। लेकिन हुकूमती वज़रा और हुकूमत के जो अपने रहनुमा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अपने रहनुमा हैं, वो इस चीज़ का ब्लेम भी गुज़श्ता हुकूमतों पर डालते दिखाई देते हैं। हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद PDM एक दफ़ा फिर से सरगर्म दिखाई दे रहा है और आज से मुल्क गीर एहतजाज का ऐलान किया गया है। महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत के खिलाफ पूरे पाकिस्तान में एहतजाजी रैलियां निकाली जाएंगी, मुजाहरे किए जाएंगे। बट सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि क्या महज ये रिवायती जलसे जुलूस मुजाहरे होंगे, महज सियासी पॉइंट स्कोरिंग होगी, या इनका वाकई ही कोई रिजल्ट भी अब की बार हम देखेंगे, या इन एहतजाज के बायस हुकूमत को किसी भी किस्म का कोई टफ टाइम दिया जा सकता है या नहीं, अवाम को कोई फ़ायदा होगा इन एहतजाज के बाद या नहीं होगा। इस वक्त तजियाकार और सहाफ़ी हामिद खान अल-मशरकी साहब हमें शो में ज्वाइन करें। हामिद साहब, थैंक यू सो मच, वेलकम टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। सर फरमाइएगा, पहले तो हम देखते हैं PDM ने पहले भी बहुत से एहतजाज किए, जलसे किए, मुजाहरे किए, रिजल्ट कोई भी नहीं था और वो ऐसे ही लगता था कि अपनी सियासत चमकाने के लिए, महज पॉइंट स्कोरिंग के लिए सब कुछ किया जा रहा है। अब फिर आज से मुल्कगीर एहतजाज की कॉल दी गई है। आपको लगता है हुकूमत को इससे कोई टफ टाइम मिल सकता है, आवाम को किसी किस्म का रिलीफ मिल सकता है, या सिर्फ ये महज अपनी सियासत चमकाई जाएगी? थैंक यू वेरी मच रोहमा। मैं ये कहूँगा कि ऑपोजिशन पिछले 3 साल से जितनी भी सियासत कर रही थी वो उनके अपने मुफादात और उनके अपने जो मामलात थे उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए थी या उनके बचाव के लिए थी, और इसी वजह से अपोजिशन बहुत सारे मामलात में अवाम को अपने साथ मिलाने में नाकाम रही। हमने देखा चाहे PDM की तहरीक हो, पीपल्स पार्टी उससे अलहदा हो गई, सारी सूरत हाल के अंदर अब बिल्कुल इससे कोई इनकार नहीं कि महंगाई का जो वो जिन है वो बेकाबू हुआ है, अवाम के लिए शदीद परेशानी है और हुकूमत अब पिछली हुकूमतों पर डालकर जान नहीं छुड़ा सकती, इससे कोई इनकार नहीं है। और ना ही हुकूमत उस बात को वाज़ेह तौर पर एक्सप्लेन या वजाहत कर पा रही है कि एक पूरी दुनिया में जो है वो एक महंगाई की एक पूरी लहर सी आई हुई है, चाहे वो यूरोप हो, अमेरिका हो, मशरिक़ वस्ता हो या अफ्रीका हो, इवन एशिया के अंदर हमने देखा इंडिया में एहतजाज हो रहे हैं महंगाई के खिलाफ, बांग्लादेश में हो रहे हैं। तो बात यह है कि अपोजिशन के पास मौका तो बहुत आइडियल है, लेकिन हाउ दे मैच्योर इट, हाउ दे टर्न इनटू इट, दैट इज अ क्वेश्चन। क्योंकि इसके अंदर 2 अहम बातें हैं। एक तो ये है कि हमने देखा कि पीपल्स पार्टी ने अभी भी कोई उसका हिस्सा बनने का ऐलान नहीं किया, गो कि महंगाई के खिलाफ पहले बात जो थी वो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के हवाले से पीपल्स पार्टी ज्यादा कर रही थी। और दूसरी बात यह है कि क्या इस एहतजाज में अवाम को किस तरह शामिल किया जाएगा, ये हमें देखना पड़ेगा आने वाले दिनों में। अगर तो महवर जो है वो सिर्फ हुकूमत को चलता करना है और महवर जो है वो नए इंतखाबात का मुतालबा करना है, तो मैं समझता हूँ कि अवाम इस वक्त उसमें इतने इंटरेस्टेड नहीं होंगे, बजाय इस पर कि हुकूमत पर दबाव डाला जाए कि पेट्रोल की कीमतों को दोबारा से नजरसानी की जाए और जरूरी अजनास की कीमतों के ऊपर जो है वो हुकूमती कंट्रोल होना चाहिए। देखिए रहमा, 2 अहम बातें हैं। एक तो चीज ये है कि एक तो महंगाई होती है, ठीक है, और दूसरी उसके साथ साथ जो जखीरा अंदोजी और जो उससे मौका परस्त कारोबारी जो दुकानदार हजरात और जो कारोबारी हैं वो जो उससे नाजायज फायदा उठाते हैं, जिस पर हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उसको कंट्रोल करे। तो मेरा ख्याल ये है कि अवाम को कहीं ना कहीं रिलीफ मिल सकता है। मैं यहाँ पर एक आपको अच्छी खबर भी सुनाता चलूं कि IMF की और BBC की एक जॉइंट रिपोर्ट मैंने कल देख रहा था रात को, तो उसके मुताबिक वो ये कह रहे हैं कि आइंदा 6 माह में पाकिस्तान में भी महंगाई में कमी का इम्कान है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि ओवरऑल ये जो कोरोना के बाद का जो रिकवरी पीरियड है ये नवंबर दिसंबर से खत्म होके तो इकोनॉमीज जो है वो नॉर्मल स्ट्रीम लाइन पर चलना शुरू हो जाएंगी। अच्छा मशरकी साहब, ये फरमाइए कि वो जो एक सर्वे आपने देखा होगा कल, जिसकी बहुत बाज़गश थी, चर्चा उसका रहा, पल्स वालों का, जिसके तहत 57% लोग महंगाई की वजह से आवाम से जो हैं वो हुकूमत से नाला हैं, तो उसका असर जो है वो बड़ा
इंडिकेटिव है, वो बहुत ज़्यादा बताता है हमें कि आवाम की नाराज़गी किस हद तक पहुंची हुई है। ये 2-3 महीने पहले 36 या 38% था जो लोग हुकूमत से खुश नहीं थे, अब वो 57% पे हुआ है, जिसका मतलब है मेजॉरिटी है। तो इसके बावजूद आप समझ रहे हैं कि लोग शायद नहीं निकलेंगे सड़कों के ऊपर। राउत साहब, दो बड़ी अहम बातें हैं। बिल्कुल बड़ा अहम सवाल है आपका उस रिपोर्ट के हवाले से। एक तो बात यह है कि अवाम को अल्टरनेटिव कुछ नजर आना चाहिए, कुछ मुतबादल नजर आना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त स्टेटस को नो अल्टरनेटिव की तरफ जा रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। अवाम के पास हमेशा अल्टरनेटिव्स होने चाहिए, मुतबादल होने चाहिए। एक तो वजह यह है। दूसरी बात यह है कि बदकिस्मती से अवाम इस वक्त खुद अपने रोजाना के सर्वाइवल में यानी उसमें इतने फंसे हुए हैं कि उनके लिए उनको लगता है कि यार उनकी शायद एहतजाज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि दिहाड़ीदार की दिहाड़ी टूटेगी, ठेले वाले का जो है वो सामान नहीं बिकेगा, और जो बेचारा मजदूरी करता है उसकी मजदूरी नहीं होगी। इस हवाले से जब तक कोई जिसको कहते हैं ना कुछ नया अंदाज सामने नहीं आएगा जिसमें हुकूमत पर दबाव पड़े। मैं ये जरूर कहूंगा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हुकूमत के लिए आइंदा इलेक्शन के अंदर अपने आप को संभालना या सस्टेन करना इंतहाई मुश्किल होता जा रहा है, जू उसकी अवामी मकबूलियत कम होती जा रही है। ये बिल्कुल बड़ा खतरनाक इंडिकेटर है और हुकूमत को इस पर काम करना पड़ेगा, वरना हुकूमत के लिए अगले इलेक्शन में अवाम को फेस करना बहुत मुश्किल है। जी हरमीत। जी हामिद खान साहब, हमने देखा था कि 2019 अक्टूबर का महीना था, मुझे आज भी याद है, कश्मीर हाईवे पर जब मौलाना साहब ने धरना दिया तो उनका कहना था कि महीने के अंदर हुकूमत चली जाएगी। पर हमने देखा कि 10-15 दिन गुजरे थे कि मौलाना साहब वापस चले गए, उसके बाद PDM आई। अब जो हालात हम देख रहे हैं कि DGISI की तकरूरी का जो मामला था उसमें भी हमने देखा कि सियासी जिस तरह उन्होंने फ़ायदा उठाने के उनके पास एक चांस मिला है, साथ साथ हम उनके जो चेहरों के तासुरात हैं वो कुछ बदले से नज़र आते हैं। अगर हम रिपोर्ट करें ग्राउंड पे तो क्या लगता है कि जो थपकी है कोई हल्की फुल्की मिली है सर तब्दीली? हरमीत, बात यह है कि मैं ये समझता हूँ कि कहीं पर भी अगर अवामी इशू के ऊपर कोई भी सियासत करेगा, अपनी सियासत से बालातर होके करेगा, तो उसको थपकी मिले ना मिले उसको एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट तो मिलेगी। ठीक है कि जी अवाम को रिलीफ देना हुकूमत की जिम्मेदारी होता है। दूसरे एंड के ऊपर जो आपने मामला DGISI के हवाले से बात की, तो मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल इस्लामाबाद में तो बड़ी चहमगोइयां हुई, इसके ऊपर बड़ी बातें हुई, लेकिन उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि जिस अंदाज में हुकूमत और बाकी इदारे मामलात को चला रहे हैं, मुझे इसके अंदर बिल्कुल भी कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नजर नहीं आती है। और मैं ये समझता हूँ कि अपोजिशन अगर इस चीज को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश भी करेगी तो मेरा ख्याल है कि उसको इस्लामाबाद से कोई ऐसा हौसला अफजा जवाब नहीं मिलेगा। अलबत्ता हरमीत, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि क्या ये इस्लामाबाद की तरफ कोई लॉन्ग मार्च का प्लान करते हैं, क्या ये इस्लामाबाद में कोई बड़ा धरना देने का प्लान करते हैं, क्या ये शहरों में पहिया जाम हड़ताल की तरफ जाते हैं। ये वो सारी ऑप्शंस हैं जो अपोजिशन के पास हमेशा ओपन होती हैं ट्राई करने के लिए, कोशिश करने के लिए, दबाव बढ़ाने के लिए। लेकिन उसके अंदर जैसे मैंने पहले कहा कि अब चंद महीने के बाद इलेक्शन का एक माहौल सा शुरू हो जाता है। 1 साल पहले पाकिस्तान में पूरी एक तरह से गवर्नमेंट अपने इकदाम गिनाने शुरू कर देती है, अवाम को रिलीफ दिए जाते हैं, सड़कें बनने लगती हैं। हम तो यही देखते आए हैं जब भी इंतखाबात के करीब होते हैं, आपने भी यही देखा, राउत साहब ने भी, रहमा ने भी। तो अब जो सूरत हाल है इसको देखना पड़ेगा कि हुकूमत सबसे पहले अवाम को रिलीफ कैसे देती है, फिर उसके बाद अपोजिशन की, हुकूमत की अपोजिशन खुद महंगाई है, बजाय मैं इसको कहूं कि अपोजिशन के। अच्छा हामिद साहब, यहाँ पर एक बहुत अहम बात कि इस वक्त अवाम का मसला महंगाई को कंट्रोल करना है। लोगों को इस चीज़ से गर्ज नहीं कि अर्ली इंतखाबात होते हैं नहीं होते, इमरान खान की हुकूमत रहती है नहीं रहती, ये आम आदमी का मसला नहीं है। महंगाई और गुर्बत और बेरोजगारी आम आदमी का मसला है। PDM ने पहले भी दावे बहुत बड़े बड़े किए थे लेकिन उनका हमने रिजल्ट कुछ नहीं देखा। कुछ रोज पहले ही हम डिस्कस कर रहे थे, हमारे साथ एक और एनालिस्ट मौजूद थे, उनकी ओपिनियन ये थी कि अगर ANP और पीपल्स पार्टी PDM में वापस नहीं आते, जिनके इम्कानात वापस आने के बिल्कुल भी नहीं है, अगर ये वापस आ जाए तो शायद किसी ना किसी सूरत हाल में टफ टाइम दिया जा सके हुकूमत को। इनके बगैर अब PDM की कोई वुक्कत नहीं, एहतजाजों की कोई वुक्कत नहीं। सर, इस पर आप क्या कमेंट करेंगे?
रहमा, मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई वक़्त नहीं। देखें, पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून की एक अपनी स्ट्रेंथ है, KPK के अंदर मौलाना फजलुर रहमान की एक अपनी स्ट्रेंथ है। हाँ, इससे कोई इनकार नहीं कि इस एहतजाज को मुल्क गिर हैसियत देने के लिए या उस अंदाज में डालने के लिए पीपल्स पार्टी के बगैर अपोजिशन के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, जबकि सिंध में उनकी अपनी गवर्नमेंट भी है और अंदरून सिंध पीपल्स पार्टी का पूरा होल्ड है। इससे कोई इनकार नहीं कि ANP और PPP के बगैर अपोजिशन जो है वो मुंतशिर नजर आती है, बिखरी हुई नजर आती है, और उसका गवर्नमेंट तहरीके इंसाफ भरपूर फायदा उठाती है और उसका हक बनता है। लेकिन अगर आप ये कहें कि जीरो होगा तो नहीं, पाकिस्तान के अंदर एक बात जहन में रखनी चाहिए हमें कि पाकिस्तान के अंदर भी कोई एक वाकया, कोई एक पॉइंट एकदम से पॉलिटिकल हीट को बहुत ऊपर ले जा सकता है, सियासी दर्जा हरारत एकदम बहुत ऊंचा हो सकता है। इस हवाले से हुकूमत को भी मोहतात रहना होगा, और अगर हुकूमत ये समझेगी कि जी ये अपोजिशन बेअसर हो गई है, तो मैं ये समझता हूं कि ये हुकूमत की गलती होगी। क्यों कि हुकूमत को ये समझना पड़ेगा कि अपोजिशन इस बार अवामी इशू के ऊपर एहतजाज कर रही है। अवामी इशू के ऊपर हमने एक रऊफ साहब ने, याद होगा आपको, हमने देखा कि इवन मार्शल लॉ के दौर में भी MRD की तहरीक के अंदर भी, बाकी तहरीकों के अंदर भी जब अवामी इशू की बात आई तो लेबर यूनियंस भी इकट्ठी हो गई, सारी दूसरी यूनियंस भी इकट्ठी हो गई। तो इस हवाले से अपोजिशन को कमजोर ना समझा जाए, बल्कि हुकूमत अवाम को रिलीफ देने की तरफ आए। बिल्कुल, और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि हुकूमत की जानिब से अवाम को किसी न किसी सूरत में कोई ना कोई रिलीफ दिया जा सके। बहुत शुक्रिया हामिद खान अलमशरूक ने हमें गुड मॉर्निंग पब्लिक में ज्वाइन किया। व्यूअर्स, अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। व्यूज़, कैंसर जैसा जो मूजी मर्ज है बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट होता चला जा रहा है, और कुछ स्पेसिफिक कैंसर्स हैं जो बहुत से मर्द और ख़वातीन में अब देखने में आ रहे हैं। लेकिन हाल ही में एक रिसर्च ऐसी सामने आई है जिसमें ये बात कही गई है कि ऐसे लोग जिनको गले की खराश की शिकायत बहुत ज़्यादा रहती है, सांस लेने में दुश्वारी होती है, इसके साथ साथ कुछ भी खाने में, पीने में, निगलने में परेशानी का सामना रहता है, या मुसलसल कान में कोई इरिटेशन या दर्द होती है, तो ये गले के कैंसर का पेश खैमा हो सकती है। क्या इस बात में वाकई सदाकत है या नहीं? और प्लस जो थ्रोट कैंसर है उसकी अर्ली डिटेक्शन किस तरह से की जा सकती है, उसके लिए सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? इस वक्त प्रोफेसर डॉक्टर राशिद ज़िया साहब शो में हमें ज्वाइन करें। प्रोफेसर साहब, थैंक यू सो मच, वेलकम टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। डॉक्टर साहब फरमाइएगा, सबसे पहले रिसर्च की भी बात करेंगे, लेकिन जो थ्रोट कैंसर है इसमें क्या सिम्टम्स आपको होना शुरू हो तो आपको फ़ौरन से कॉन्शियस हो जाना चाहिए, और प्लस जो थ्रोट कैंसर है ये किन लोगों में ज़्यादा पाया जाता है? गले का कैंसर मुंह के अंदर डीप सांस की नाली में, बोलने के ऑर्गन में, जिसको साउंड बॉक्स कहते हैं, मोस्ट कॉमन उन लोगों में होता है जो काफ़ी देर से सुपारी, पान, गुटखा या सिगरेट, जो लोग ये इस्तेमाल कर रहे हैं, या किसी के मुंह में ज़ख़म बना हुआ है दांतों की वजह से, अच्छा, तो ये ज़ख़म आगे चल के कैंसर की शक्ल इख्तियार कर लेता है। ठीक है। और इसके साथ अब सबसे ज़्यादा रिसर्च हुई है ये जो वायरस है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। जैसे हमारे बहुत सारे जिस्म के ऊपर वार्ड्स होते हैं मुंह के, ये फीमेल के अज्जा में भी, अज़ा में भी, जो बच्चेदानी है उससे आगे, उसमें भी बहुत बड़े कैंसर की वजह है। और मुंह के अंदर भी, सांस की नाली के, खुराक की नाली में ये वायरस जो है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, जो एक ख़ास किस्म के हमारे मुक्के बनते हैं, फिर वो कहते कुछ नहीं है, स्लोली पड़े रहते हैं। अगर यही मुक्के मुंह के अंदर भी बने हुए हैं, इट्स वेरी डेंजरस, इट कैन एंड अप विद समथिंग वेरी सीरियस। आपने वुंड की बात की कि अगर दांतों की वजह से कोई जख्म, अक्सर हम ऐसे देखते हैं कि हम लोगों की जो ये जॉ होता है, ये दांतों के नीचे किसी ना किसी टाइम आ जाता है, वो उसका अगर देखा ना जाए तो वो जख्म में भी तब्दील हो जाता है। जो इस किस्म के छोटे मोटे वुंड्स होते हैं वो भी कैंसर में बदल सकते हैं। मुंह के अंदर अल्सर बनना एक नॉर्मल बात है, छोटे मोटे अल्सर बनते हैं, एफ्थस अल्सर भी कहते हैं, या मुंह के अंदर खुद ही हम जो लोग दांत पीसते हैं, ख़ास तौर पे जो लोग दांत पीसते हैं, उनमें अक्सर मुंह में कोई ना कोई ज़ख्म बनता रहता है। जो लोग स्ट्रेस में रहते हैं उनमें अल्सर बन जाता है। अगर ये टाइमली हील हो जाए विद इन अ वीक या सो, तो देयर इज़ नो वे टू बी फियर्ड ऑफ, किसी अप्रीहेंशन की, ख़तरे की ज़रूरत नहीं है।
लेकिन अगर ये अल्सर चंद हफ्तों से ज़्यादा रहें किसी भी वजह से, स्पेशली डेंटलेस टीथ जिनके दांत नहीं हैं और डेंचर यूज़ कर रहे हैं, रात को दांत हर सूरत उतारने और साल बाद अपने वो जो दांत आर्जी लगे हुए हैं, जो उतरने वाले दांत हैं, चेक करवाने। अगर वो लगे रहेंगे तो ऐसी है जैसे जूता पहन के आप सो रहे हैं, एक ज़ख़म बनेगा, शुरू में कोई अलामत नहीं होगी, एंड पे यही ज़ख़म 100% पेशखैमा बन जाएगा, कैंसर में कन्वर्ट। अच्छा, ये फरमाइए, जैसे आपने कहा कि मुंह के अंदर भी अगर मौके बन जाते हैं या मतलब कोई ऐसी वजह से आपको जिस्म के बाहर हैं लेकिन अंदर भी बन गए हैं, तो इसमें दर्द का एक एलिमेंट है। बाद लोग कहते हैं अगर दर्द ना कर रहा हो तो फिर इसका मतलब है कोई इतना ख़तरा नहीं है, लेकिन अगर दर्द कर रहा है तो फिर ज़्यादा मतलब उसका खतरा। ये आपने बिल्कुल वैलिड पॉइंट है जी, कि अगर मुंह के अंदर कोई भी ज़ख़म है या कोई भी लीजन बनी हुई है, उभार बना हुआ है, एबनॉर्मल चीज़ बनी हुई है और चंद हफ्तों से ज़्यादा है, तो इसको ठीक नहीं लिया जाएगा। ये आम तौर पे कैंसर की वजह बनते हैं और ज़्यादातर रसौलियाँ, ज़्यादातर बुरी चीज़ें, ज़्यादातर को कैंसर वाली वो उनकी अलामत नहीं होती। ठीक है, शुरू की पहली 2 स्टेजेस पे कोई अलामत नहीं होती, सिर्फ पढ़ा लिखा समझदार बंदा फ़ौरन पिक करता है और पहली 1-2 स्टेज में इनका रिज़ल्ट तकरीबन 100% क्योरेबल है। जो ही स्टेज 3-4 होता है, पेशेंट का मुंह खुलना मुश्किल हो जाता है, मुंह से ब्लड आ रहा है, स्मेल आ रही है, फिर ये ऑलरेडी स्टेज क्रॉस कर चुकी है, ठीक है, फिर हड्डी इन्वॉल्व हो चुकी है, उसमें कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल होता है। उसमें सर्जरी भी होगी, उसमें रेडिएशन भी होगी, कीमोथेरेपी भी होगी, फिर भी रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं होंगे। अच्छा, ये फरमाइए, ये इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि मुंह का और गले का जो कैंसर है ये बाकी कैंसर के निस्बत स्प्रेड ज़्यादा देरी से करता है, और गले का ख़ास तौर पे जो है, इसमें मैंने भी कुछ लोगों को देखा है जो बाहर भी चले जाएं फिर भी उनका इलाज मुमकिन नहीं होता। कोई ऐसी बात सही है? ये बात 100% सही है कि मुंह के अंदर और खुराक की नाली, सांस की नाली में जो हमारी झिल्ली है इतनी तेज़ी से ग्रो करती है, नॉर्मल भी छोटा सा काट आता है, दूसरे दिन आपका बिल्कुल हील होता है, इट्स सो रैपिड। हमारे ज़ुबान के ऊपर टेस्ट बड्स हैं जो हमें टेस्ट देती हैं, इनके ऊपर झिल्ली मुस्तकिल चेंज हो रही है, हमारे रब ऑफ हो रही है, नहीं आ रही है। इट्स मच मोर देन आवर स्किन। स्किन को तो 2-3 माह लगते हैं थोड़ा सा चेंज होने में, लाइट सा स्क्रैच आएगा, चंद हफ्तों बाद गायब हो जाएगा, लेकिन ट्रिमेंडस ग्रोथ है हमारी बॉडी के अंदर लाइनिंग में। जितनी रैपिड ग्रोथ ज़्यादा है उतना मेलिग्नेंसी का चांस ज़्यादा है। एक दफ़ा एबनॉर्मल पाथवे पे चली गई तो नो बॉडी कैन स्टॉप इट। जी हरमीत। अच्छा जी डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने शुरुआत में गुफ्तगू की कि मसला वहाँ पे है कि स्मोकिंग और ये चीज़ें हम ज़्यादातर देखते हैं तो उसकी वजह से भी कैंसर हो जाता है, लेकिन एक रिपोर्ट नज़र से गुजरी तो उसमें यह था कि ख़वातीन के मुकाबले में उमूमन मर्दों में गले का कैंसर ज़्यादा पाया जाता है। इसकी वजूहात क्या है? क्या स्मोकिंग और मुख्तलिफ चीज़ें जो इस्तेमाल हो रही हैं वही वजूहात हैं सर? 2-3 चीज़ें मेल में थोड़ा प्रीपोंडरेंस एफिलिएशन ज़्यादा हो जाती है। शायद हमारे सेटअप में स्मोकिंग ज़्यादा है मेल में, वेस्ट में ऐसे नहीं है, वहाँ पे इट्स इक्वली गुड एंड बैड ऑन बोथ साइड्स। तो स्मोकिंग एक है, अल्कोहलिज्म आई थिंक सो कि हमारी सोसाइटी में काफ़ी कम है, ये दूसरी बड़ी वजह है। लेकिन पाकिस्तान इंडिया में जो नोटोरियसली 80% काज माई ब्रदर कही जाती है वो है ये जो मुंह में चीज़ें हम रखते हैं जी। कहीं पे ये गुटखा है, कहीं पे सुपारी है, कहीं पे पान है, ये तो हाईली ब्लेम्ड है, हाईली क्लेम्ड है कि ये चीज़ 99% एंड कैंसर में ही होता है। अच्छा सर, जिस तरह से मैंने अपने इंट्रो में भी एक रिसर्च का जिक्र किया था, जो एक नई तिब्बी तहकीक सामने आई है, उसमें ये बात कही गई है कि अगर आपको सिम्टम्स ऐसे हैं, गले में खराश है, सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, कुछ निगलने में दुश्वारी हो, या आपके कान में मुसलसल पेन है, तो ये सब गले के कैंसर की अलामत हो सकते हैं। इसके हवाले से भी बताइएगा कि क्या वाकई ये सिम्टम्स होते हैं? ये जितने भी पैरामीटर्स हैं ये बहुत सिग्निफिकेंट हैं। मुंह के अंदर कहीं ज़ख़म बना हो और चंद दिनों में ठीक ना हो, जब भी आप स्पिट करें थोड़ा सा ब्लड या ब्लड क्लॉट आए, या मुंह में हेलिटोसिस या स्मेल आनी शुरू हो जाए, या और एक कान की तरफ पेन हो रही है, एक गले में पेन हो रही है और रेडिएट कान की तरफ का रही है, इट मीन्स ये ट्यूमर भी है और ये ऑलरेडी फैल चुका हुआ है। जब कान की तरफ रेडिएट करता है तो इसका मतलब लिया जाता है कि स्टेज 3 तो ऑलरेडी क्रॉस हुई है। ये लोगों ने मिस किया है क्योंकि खुराक की नाली गर्दन के लेवल तक काफ़ी बड़ी है। इसमें 80% भी हमारे ट्यूमर से भर जाए तो पेशेंट खाता पीता ठीक ही रहता है,
ठीक है। वो हम समझते हैं कि दर्द तो हो नहीं रही, पेशेंट तो खा पी रहा है, हेल्दी है, तो हम क्योंकि एनुअल चेकअप कोई नहीं है, रेगुलर चेकअप नहीं है, हम उस वक्त आते हैं जब खुराक वाकई रुकने लगती है। थोड़ा सा भी पानी पीने में, खुराक निगलने में चंद दिनों से ज़्यादा मसला आ रहा हो और पेन ना होना और बुरी अलामत, इट मीन्स कि ये चीज़ ठीक नहीं है। जो पेनफुल चीज़ें हैं वो मोस्टली इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फेक्शन होती है। जी हरमीत। अच्छा जी जी सर, अब देखें तो सर्दी आ रही है, सर्दी में अमूमन गला ज़्यादा मसला का शिकार होता है, उसके साथ साथ जब गला ख़राब हो तो उसके साथ हम देखते हैं कि वो खांसी को भी दावत देता रहता है। तो ऐसी सिचुएशन में अमूमन हम क्या करते हैं कि कहवा पी लिया, उसके साथ साथ कोई चाय, ब्लैक टी, या हम खुद कोई ना कोई सिरप ले लेते हैं। तो कौन सा ऐसा वक्त हो जिस पे आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि जो सिचुएशन बिगड़ने वाली तो उससे पहले आप डॉक्टर के पास है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। अमीर, इट्स वेरी राइट कि आजकल सर्दियों में इन्फेक्शन का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा होता है और 80 to 90% इन्फेक्शन गले और नाक से ही स्टार्ट लेती हैं और इनकी मेन वजह वायरस होता है और मोस्ट ऑफन ये वायरस जो है वो सिंपल होता है। उसमें ओल्ड एज सेइंग जितनी भी हैं वो बिल्कुल सही हैं। सबसे नंबर 1 जो आपने करना है, अगर एक्यूट इन्फेक्शन हुई है, फीवर हो रहा है, गले में आपको खराश हो रही है, आपको खाने पीने में मुश्किल लग रही है, सबसे ज़रूरी है रेस्ट फॉर सम टाइम, फॉर फ्यू आवर्स और 1 or 2 days। रेस्ट एनर्जाइजेस आर इम्यूनिटी, हमें स्ट्रॉन्ग करती है। इसलिए रेस्ट का मतलब एब्सोल्युटली रेस्ट, फ़ोन से भी रेस्ट, बेल से भी रेस्ट, रिश्तेदारों से भी रेस्ट। ठीक है। अब रेस्ट के साथ अगर आप बिल्कुल वी बिहेव लाइक जापानीज एंड चाइनीज़, वेरी सिंपल वे, और हमारे एशिया में भी यही किया जाता है कि वार्म चीज़ें ली जाएं। गले की जो भी चीज़ आपका, हर बंदे का टेस्ट फ्लेवर ऑलमाइटी ने डिफरेंट बनाया, आप अपने टेस्ट की कोई चीज़ वार्म लें, हाई न्यूट्रिशियस, वो दूध हो सकता है, वो ग्रीन टी हो सकती है, वो कावा हो सकता है, वो सूप्स हैं, यस एनीथिंग, फल, सूप्स, वार्म चीज़ें ज़्यादा लें और बोलें कम। अगर हम बोलते हैं तो इन्फेक्शन स्प्रेड होता है। सो नॉट ओनली फिजिकल रेस्ट एंड मेंटल रेस्ट, वॉइस रेस्ट एज वेल। घर के अच्छे काम करें, घर में रह के बाथ बहुत लें। जब हम बाथ लेते हैं तो वज़ू ही करते रहते हैं, गले में पानी, नाक में पानी। इफ़ यू टेक मल्टीपल टाइम्स बाथ एंड टेक वार्म डाइट एंड कीप अप योर स्माइल एंड स्टे अवे फ्रॉम पब्लिक, वरना हम री इन्फेक्ट होते हैं बार बार। पब्लिक में जाना, फ्रेंड्स में बार बार एक्सपोज होना, आपकी इन्फेक्शन और 10 और को लगेगी, फिर ये पब्लिक मसला बनता जाएगा। इंडिविजुअल प्रॉब्लम बिकम्स कॉमन इशू। आजकल तो वैसे ही अगर आप देखें तो वायरस इतना ज़्यादा है, यानी डेंगू भी है, कोरोना भी है, आपके और भी कई वायरसेस जो हैं जिनका पता ही नहीं चलता, मतलब आपको वो लगे हुए हैं। तो इसमें जैसे आपने ये कहा कि डिस्टेंस बहुत ज़रूरी है, रेस्ट बहुत ज़रूरी है। दैट्स एब्सोल्यूट ट्रू सर। जितनी भी चीज़ें हैं हमने इस स्ट्रेस से, इस फोबिया से, इस पैंडेमिक से कुछ सीखा भी है। ठीक है। अब हम हैंड वॉश पे स्ट्रेस करते हैं, बिल्कुल, कि दिन में काफ़ी दफ़ा हैंड वॉश की जाए, ठीक है, थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा रखा जाए, ठीक है, और नाक में, गले में पानी अक्सर डाल के फ्लश किया जाए। ठीक है। पानी बार बार पीना हमें इन्फेक्शन से बहुत ज़्यादा बचाता है, पानी ज़्यादा पीना, गर्म पीना भी। प्रोफेसर ब्रुक की स्टडी है कि जो लोग नॉर्मल पानी दूसरों से डबल लेते हैं, जैसे 8 से 12 ग्लास एवरेज हर बंदे को पीना ही चाहिए। अब वो पानी हो सकता है, वो लाइट सा ठंडा भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है। लिटिल वार्म इज़ वेरी गुड इन केस ऑफ इन्फेक्शन, वरना नॉर्मल लाइट सा ठंडा इज़ गुड इनफ। लेकिन हम एक मिट्टी धुएं के तूफान में रह रहे हैं। अर्बन एरिया में रहना एक बहुत बड़ा हाई रिस्क है। देखिए, स्मोक और उसके बाद स्मॉग एक कैंसरस है, ये लाइफ लिमिटिंग फैक्टर है, तो बहुत बढ़ गई है, ये बीमारियों की बहुत बड़ी वजह है। दुनिया में कुछ आइलैंड्स हैं जहाँ पे हाईएस्ट लाइफ स्पैन है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ ही बेहतरीन नहीं है, उनकी लिविंग भी 89-90 ईयर्स क्रॉस कर चुकी है। ठीक है। और इसी दुनिया में कुछ ममालिक हैं पॉल्यूटेड जहाँ पे एवरेज लाइफ स्पैन इज़ 45 ईयर्स। सो देयर इज़ अ ह्यूज बिग डिफरेंस
45 और 90 ईयर्स। अच्छा, अभी हम थ्रोट कैंसर और माउथ कैंसर के जिक्र करें, मोस्टली ये किस एज में ज़्यादा पाया जाता है? एक तो ये बात हो गई ना कि हमारे पाकिस्तानी कल्चर में मर्दों में ज़्यादा ये कैंसर पाया जाता है, बट एज ग्रुप मोस्टली क्या होता है कि मतलब उम्र गुजार के एक आखिरी हिस्से में आकर होता है, या इस तरह के खाते रहें छालिया गुटखा वगैरह तो फिर ही होगा, या कभी भी हो सकता है? ये कभी भी हो सकता है, लेकिन मेन चंक जो होगा 80 to 90% इंडिविजुअल्स वो 50s में या 50s के बाद होंगे, मोस्टली अराउंड 50 ये मैक्सिमम पीक आती है। लेकिन इन आवर हॉस्पिटल्स लाइक जना हॉस्पिटल हमने 16-17 ईयर्स पे भी गले का, सांस की नाली का फुल फ्लैज स्प्रेड किया हुआ कैंसर। इसे आवाज जब भी बैठे। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह जी हरमीत, या वी आर लिसनिंग। जी अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह रूस साहब ने मुख्तलिफ चीज़ों का जिक्र किया कि मुख्तलिफ वायरस जो हैं वो है आ चुके हैं माशरे में, हमें इंसान शिकार बना रहे हैं। लेकिन साथ साथ अगर हम देखें तो इस्लामाबाद की अगर मैं ख़ास बात करूँ तो पोलन एलर्जी, अभी नज़ला ज़ुकाम बहुत ज़्यादा शुरू हो जाता है इन सर्दियों में, तो इसका क्या तरीक़ाकार, इससे कैसे बचा जाए? क्योंकि एक बहुत बड़ी यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं वो उसका शिकार हो जाते हैं। या इन्फेक्शंस के बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक ख़ास टाइम पे जिसको सीज़न चेंज होगा, पोलन्स का सीज़न होगा या ह्यूमिडिटी वाला सीज़न होगा, तो सांस की बीमारियों वाले लोग ज़्यादा एक्सपोज होंगे। लेकिन इट इज़ नोन फैक्ट नाउ कि जो दुनिया में डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जहाँ पोल्यूशन ज़्यादा है, जहाँ इन्फेक्शन रेट ज़्यादा है, जहाँ वायरल इन्फेक्शन बिल्कुल कंट्रोल नहीं है, जहाँ वैक्सीनेशन पे अभी भी बहुत रिस्पेक्टेबली बिलीव नहीं किया जाता, वहाँ पे इन्फेक्शन आर ट्रिमेंडसली मोर एज कम्पेयर टू एलर्जीज। So allergies here are relatively uncommon as compared to the worldwide situation. यहाँ पे हर 10 में से एक बंदे को एलर्जी है। हम सबको लिटिल बिट थोड़ी बहुत एलर्जी है। जैसे फॉर एग्जांपल हर किसी को 1% 2% हाउस डस्ट माइट, घर में हमारे स्टोर में पुराने कपड़े, पुरानी किताबें, पुरानी कोई भी चीज़ झाड़ेंगे तो 98% लोगों को छींकें आएंगी। इसमें ज़्यादा डरने की बिल्कुल बात नहीं। ठीक है। इसमें आप वेट क्लॉथ यूज़ कर सकते हैं, सक्शन यूज़ कर सकते हैं। आजकल जो भी आपके स्प्लिट होंगे, साइंस और हर चीज़ रिफाइन हो रही वक्त के साथ बहुत रैपिडली। अच्छा, हम अपनी मतलब डाइट में, अपने लाइफस्टाइल में क्या चीज़ें ऐड कर लें अभी से ही, मर्द भी और ख़वातीन भी, कि हम इस चीज़ का जो क्या कहेंगे आगे जाके अगर सिचुएशन ख़राब होनी है हम उसको अभी से उसके चांसेस जो है वो रिड्यूस कर लें। दैट्स वेरी गुड। हम दो चीज़ें तो अभी से कि हम क्लीनलीनेस पे जाएं, हम मास्क लगाने की आदत ना छोड़ें, हैंड वॉश करें, लेकिन हेपा फिल्टर्स को फोकस करें। जितने भी आपके स्प्लिट लगे हैं ऐसी इनमें फ़िल्टर ख़ास आ रहा है जो इन्फेक्शन और एलर्जी के जर्म्स को अच्छी तरह फ्री कर रहे हैं। एटलीस्ट आपकी माइक्रो एनवायरनमेंट एट होम एंड ऑफिसेज ये तो क्लियर हो। पहली बात। इंडिविजुअल लेवल पे वी कैन डू ए लॉट। जो कौमें प्रॉपर टाइम पे सोती हैं और अच्छा सोती हैं और टाइम पे उठती हैं, एक्सरसाइज करती हैं, फ्लश करती रहती हैं, पॉल्यूशन कंट्रोल करती हैं, डाइट इज शुड बी वेरी सिंपल, वार्म डाइट, सरप्लस फ्लूइड, सरप्लस वाटर, लॉट ऑफ सिंपल फ्रूट्स जो भी मिले, और वार्म चीज़ें, जो भी चीज़ें गले को टकोर करेंगी। इक्वेटर के पास कंट्री जो हॉट होंगे लाइक पाकिस्तान, इंडिया, उनके लिए बेस्ट यही है कि गले नाक को फ्लश किया जाए। स्पारी, पान, गुटखा, गवर्नमेंट को इसके लेवल पे ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। इट्स अ ह्यूज बिग नंबर। ये कॉमन मैन है, ये लोअर एप पे है, ये इनोसेंट हैं, लेकिन देयर शुड बी प्रॉपर थ्रेशिंग। बहुत सी चीज़ें डॉक्टर साहब ने अपनी इस कॉन्वर्सेशन में ही बता दी हैं जो आप बड़ी इजीली ऑप्ट करके इस चीज़ का जो के चांसेस जो हैं कैंसर के उसको रिड्यूस कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इजी टू डू है। मेरे ख्याल में हम सबको अपने इंडिविजुअल लेवल पर इन चीज़ों का बहुत सा ख्याल भी रखना चाहिए। गवर्नमेंट भले करे ना करे, करना तो हुकूमत को भी चाहिए, लेकिन हमें अपनी जिम्मेदारी ज़रूर अदा करनी चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने गुड मॉर्निंग पब्लिक के लिए वक्त निकाला। व्यूअर्स, अभी हम शो में एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। व्यूअर्स, द बैटमैन सीरीज़, इसकी जो अगली सीरीज़, इसकी जो अगला एडिशन है वो मार्च 2022 में रिलीज़ किया जाएगा। पहले इसका जो टीज़र था वो अगस्त 2020 में जारी किया गया था और ये कहा गया था कि 2021 में इसको रिलीज़ भी कर दिया जाएगा, लेकिन कोविड की वजह से जहाँ बहुत सी चीज़ें मुतासर हुई तो वहाँ पर इंडस्ट्री भी खासी बहरान का शिकार हुई और बहुत सी मूवीज़ जिन्होंने आना था वो नहीं आ सकी। सो बैटमैन के लिए अब हतमी जो मंथ है और जो हतमी ईयर है उसका ऐलान किया जा चुका है। 2022 में ये आ रही है और इस वाला जो एडिशन है उसमें बहुत सी चेंजेस की गई हैं। इसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं, क्या कहेंगे, जासूसी वाला अंदाज है और बहुत सी चीज़ें। मेरे ख्याल में अभी आपका सब्जेक्ट शुरू हो जाता है और मैं खामोश हो जाती हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस दफ़ा इसका हीरो तब्दील हो गया, जो यानी जिस बंदे ने आगे स्क्रीन के ऊपर करना है, तो पहली दफ़ा ये हो रहा है कि रॉबर्ट पैटिसन बहुत ही हैंडसम आदमी है और वो इसमें बैटमैन का रोल अदा करेंगे। उससे पहले बेन एफ्लेक ये रोल प्ले कर चुके हुए हैं। मेरे ख्याल में पहले हम चल के ट्रेलर देख लेते हैं, फिर इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। तो ट्रेलर देखें आप, 2022 में इसको रिलीज़ होना है। फिल्म को बड़ा बेताबी से शायकीन इसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो जनाब हमारे हरमीत को भी बड़ा बेताबी से इंतजार है। पहले चल के ट्रेलर देखते हैं। हाँ, 2022 में ये मूवी जो है वो रिलीज़ हो जाएगी। हरमीत का रुख कर लेते हैं क्योंकि मैंने उनको डिस्कशन में जब इन्वॉल्व किया कि हरमीत की ये फेवरेट मूवी है, तो हमारे कैमरामैन है इमरान, उन्होंने मुझे जब ये टीज़र चल रहा था तो ट्रेलर चल रहा था तो इस दौरान कहा कि हरमीत का क्या ताल्लुक है इस मूवी से। मैंने कहा हरमीत आप ऑन एयर बता दें आपका क्या ताल्लुक है भाई इस मूवी से। अच्छा, वैसे मुश्किल से कह रहा हूँ कि बड़ा अरसा हो गया कोई फिल्म नहीं देखी है और कोरोना की जो वबा फूटी है, मेरे ख्याल में मुझे लास्ट मूवी में एक दोस्त के साथ देखी थी जोकर। उसके बाद तो आपको पता है कि हालात ही बदल गए और अब इंतज़ार है, क्योंकि हम भी चाहना चाह रहे हैं कि भाई सिनेमा का रुख करें, थोड़ी सी जो चीज़ें दोबारा देखें, लेकिन आएगी तो इंशाल्लाह ज़रूर, अगर ज़िंदगी रही तो देख लेंगे भाई रोमा। इतनी मज़े की बात है, इतना संजीदा जवाब नहीं बनता था हरमीत, इतना संजीदा जवाब नहीं मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। हाँ, तो बहरहाल ये कॉमिक बुक सीरीज है। तो मैंने भी इसलिए संजीदा जवाब दे दिया क्योंकि मैं ज्यादा मूवीज बहुत ही कम देखता हूँ, इसलिए आपकी तरफ थ्रू कर दिया कि शायद आपको ज्यादा इंतजार रहेगा। मैं तो बड़ी कम मूवीज की तरफ ध्यान होता है मेरा। बात ये है कि जवाब इसलिए संजीदा था। मैंने जो एक बात कही वो रोमा को शायद ज्यादा अट्रैक्ट करे और वो ये है कि इसका हीरो बहुत हैंडसम आदमी। मैंने कहा कि नहीं, हमारे हरमीत से ज्यादा हैंडसम नहीं होगा। हाँ, तुमने वो तुम बात जो कह रही हो ना, वो ये है कि वो एक बाप अपने बेटे को समझा रहा है और वो कह रहा है कि तुम बाज आ जाओ इश्क से, ये इश्क बड़ा खतरनाक चीज होती है, जिस लड़की के तुम पीछे पड़े हो ये तुम ख्वारी है। नहीं आसान। और बेटा जो है वो एक जवाब देता है, एक मिसरे में या एक लाइन में वो जवाब देता है और वो कहता है कि बाबा मगर तू जलवाए जाना ना दीदा ही, मेरे बाप तूने उसको देखा ही नहीं है, तुझे क्या पता। वाह 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 वाह। तो जो है खैर, ये तो बड़े मजे की बात और एंडिंग नोट हमारे आज के शो का बड़ा मजेदार हो गया। इसी के साथ ही व्यूअर्स, आज का शो अपने इख्तिताम, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।